प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ लास्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले चेयरमैन पीटीआई गौहर खान पार्टी मामलात संभालने में नाकाम, शेर अफजल मरवत ने बगावत कर दी, अहकामात मानने से इनकार, चीफ जस्टिस पर बानी पीटीआई की जानिब से अदम एतमाद का इजहार, पीटीआई की आदत बल्ले का निशान छिन जाने के बाद मजीद इख्तलाफात में फंस गई। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ताहयात नाअहली केस में आमिरों के किरदार पर सवालात उठा दिए। आमिरों ने सादिक और अमीन वाली शर्त अपने लिए क्यों ना ली? अहम रिमार्क्स, ताहयात नाअहली में सियासतदानों को रिलीफ मिलने के कितने चांसेस हैं? समाअत का अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, अडियाला जेल में दौरान समाअत इमरान खान की मेंबरान इलेक्शन कमीशन को मारने की कोशिशें और धमकियां। इलेक्शन कमीशन जराए ने वाकये की तस्दीक कर दी। फर्द जुर्म आयद किए जाने के दौरान खान गुस्से में आपे से बाहर हो गए। मेंबरान इलेक्शन कमीशन को बानी पीटीआई ने कौन से संगीन नताइज की धमकियां दी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे फैजाबाद धरना केस, साबिक डीजी ISI फैज हमीद ने हुकूमत के खिलाफ साजिश के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। धरना कमीशन में जवाबात जमा, सारा मलबा उस वक्त की नून लीगी हुकूमत पर डाल दिया। तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात किसके कहने पर किए, कमीशन में क्या जवाबात जमा कराए, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे टिकटों की तकसीम पर नून लीग इख्तलाफात का शिकार, क़यादत टिकट्स देने में ताहाल नाकाम, बड़े बड़े नामों ने टिकट के हुसूल के लिए क़यादत को इम्तिहान में डाल दिया। नून लीग दूसरी सियासी पार्टी से सीट एडजस्टमेंट का फैसला करने में भी नाकाम, खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर रिश्तेदारों को नवाज दिया। जनूबी पंजाब मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज। ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एंड स्टार्टिंग विद द स्टोरी क्लासेस साहब, जो कि बड़ी हैरानकुन तफसीलात हैं जो हमें जराए से मौसूल हुई हैं। अब तस्दीक भी कर दी इलेक्शन कमीशन के जराए ने इनकी कि ये जो वाकया हुआ समाअत के दौरान जिसमें इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबरान थे और वो बानी पीटीआई को चार्जशीट पढ़ के सुनाए थे। आई डोंट नो डिटेल्स जो हैं वो आप ज्यादा बेहतर बताएंगे, उसमें क्या हुआ? इमरान खान साहब अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाए? बड़ी हैरानकुन ये डिटेल सामने आई हैं। तो अभी मेरी कुछ ज़राए से बात हुई है, खबर तो आ रही थी कि इस तरह का ये साबिक प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जब उनकी समाअत हो रही थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के केस में जो उन पे तौहीन इलेक्शन कमीशन है, तो उस दौरान उनका कोई हार्ट एक्सचेंज हुआ है मेंबरान के साथ, ये खबर तो आ रही थी। तो देन आई ट्राई टू फॉलो इट अप के इसको ज़रा कंफर्म करें कि एक उस साबिक प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो वहाँ पे जेल में ट्रायल का सामना कर रहे हैं, तो क्या वाकई ऐसा इस तरह का कोई वाक़या हो सके? थोड़ा सा नाकाबिल यकीन था। सो जो खबरें चल रही थी तो मैंने एज ए रिपोर्टर, हमारी एक ट्रेनिंग है, तो मैंने कहा इसको 2-3 सोर्सेस से कंफर्म किया जाए कि आप जब बात कर रहे हैं टीवी पे तो ये कंफर्म होनी चाहिए। तो उसके बाद मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई है, कोई इलेक्शन कमीशन के ज़राए हैं, एंड वो क्या कहते वो अगेन एक उसके मेरे सरप्राइज़ आई, वॉज सरप्राइज्ड कि उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ ये वाक़यात हुए हैं, और जो उसकी डिटेल्स आई हैं दैट्स वेरी शॉकिंग। तो वो ये बताते हैं कि हुआ ये वाक़या आज नहीं हुआ, कल हुआ है, कल की समाअत में हुआ है। 4 जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान थे, इसको जो हेड करते हैं वो सिंध के जो है ना वो करते हैं, वो मेंबर जो है ना उन्होंने हेड किया है, और उन्होंने उन्हीं की तरफ ही खान साहब ने उनको मारने की कोशिश की है। अच्छा। वहाँ पर और बाजू चढ़ा कर गए हैं जैसे हमारे देहाती स्टाइल में होते हैं, और उन्होंने पहले थ्रेट किया, उन्होंने पहले, फिर वो बाजू चढ़ा कर उनको मारने भी गए। वो सिंध के जो उसको प्रिजाइड ओवर कर रहे थे उसमें बैठे हुए। तो खैर उसमें दरमियान में वो बीच बचाव करा लिया गया, लोग भी थे, वकील भी थे, और ये सारे लोग भी थे। और सबसे बड़ी अहम बात ये थी कि उनकी बहनें जो हैं खान साहब की, वो भी मौजूद थी इस पूरे वाक़े में। उन्होंने भी उनको, अपने भाई को समझाने की और कंट्रोल करने की कोशिश की। वकील जो थे उन्होंने भी कोशिश की, और बाद में वकीलों ने तो उससे, वो जो थे मेंबर थे, उनको बाकायदा माजरत भी की, सॉरी भी किया कि वी आर सॉरी के खान साहब जो है ना उन्होंने इस तरह का रवैया जो है ना वहाँ पे दिखाया है कोर्ट रूम में। फ्लेयर अप क्यों हुए? फ्लेयर अप वो 2-3 इससे चीज़ों से हुए हैं। एक तो वो कहते हैं कि कुछ दिन पहले बड़ा अच्छा एक मतलब खुशगवार मूड भी रहा है वहाँ पे इसके प्रोसीडिंग का। अगर 2-3 दिन पहले जब समाअत हुई है इस केस की, जो मेरे कुछ ज़राए से बात हुई है, तो खान साहब आज इन्हें मतलब गुड मूड, अच्छे मूड में थे। सो आप कह सकते हैं मतलब ये मूड स्विंग्स वो हमारे भी होते हैं, डिप्रेशन कह लें, वो हर बंदे के होते हैं, मुझे भी होते हैं, अक्सर होते हैं। सो वन कैन अंडरस्टैंड इट कि मूड स्विंग्स जो हैं आपको, आप किसी वक्त खुश हैं, किसी वक्त नहीं है खुश, फॉर वट एवर रीजन। एक प्राइम मिनिस्टर, मुल्क का साबिक प्राइम मिनिस्टर जेल में बैठा हो, इतना पॉपुलर हो, उसको अगर इलेक्शन ना लड़ पा रहा हो, पार्टी पे क्रैकडाउन हो रहे हो, लोग भागे हों, केसेस हुए हों, आपकी नहली हो चुकी हो, और ऑलरेडी आप पे 3-4 केसेस और ट्रायल चल रहे हो, आपकी उस पर मिसेज पे चल रहे हो, बुशरा साहबा पे। और खान साहब बुशरा साहबा के हवाले से बड़े सेंसिटिव हैं, अपने हवाले से इतने परेशान नहीं होते जितने
डेफिनेटली कि आपकी बेटर हाफ जो है इफ़ शी इज़ फेसिंग ट्रायल या उसको नैब बुला रहा हो, केसेस हों, करप्शन की बातें हों, और खान साहब क्योंकि खुद सारी उम्र अगर दूसरों को टारगेट करते रहे, उनको एक्सपोज करते रहे, उनकी करप्शन और होलियर देन पोप की उन्होंने पोजीशन ली हुई थी, अब सारी चीज़ें पलट पे उन पर आई हैं तो इंसान अपने अंदर थोड़ा सा एक फ्रस्ट्रेशन एंगर तो फील करता है। तो उस दिन जो हुआ है, पहले कुछ दिन पहले तो बड़ा खुशगवार मूड में इनके इलेक्शन कमीशन की और खान साहब की आपस में कोई वो हुई है, मतलब अच्छे अच्छे लफ्ज़ एक्सचेंज हुए। फॉर एग्जांपल ये चाह रहे थे, डेट लेना चाह रहे थे, थोड़ी सी एक्सटेंड करना चाह रहे थे इलेक्शन कमीशन को, ये कह रहे थे जो मेंबर बैठे थे वहाँ पे कि आप जो है ना वो करें, ये थोड़ी सी डेट आगे कर दें। तो वो थोड़े से राज़ी नहीं हो रहे थे, वो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान थे कि इसको डेट एक्सटेंड कर दी जाए। तो वकीलों ने भी उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो खान साहब जो हैं फिर खुद उस पर रोस्टम पे गए हैं जो वहाँ पे, तो इन्होंने भी कहा उनको हंसते हुए, मतलब मजाक में लाइटर टोन में हो रहा था कि देखें जी वकील आपको मेरे आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मिन्नत कर रहे हैं, तो आप दे दें, मतलब मेहरबानी करें। तो उन्होंने कहा, उन्होंने हंसते हुए आगे से मेंबरान में से किसी एक ने बात की, उन्होंने कहा खान साहब आपने भी तो बड़ी मेहरबानी हम पे की हुई है ना, तो वही मेहरबानी हम आपको लौटा रहे हैं। कहने का मतलब ये था कि जब आप अपोजिशन लीडर के तौर पर थे या प्राइम मिनिस्टर थे तो रोज़ाना हमारी आप क्लास लेते थे, हम पे अच्छे खासे इल्ज़ामात लगाते थे और हमें रगड़ा लगाते थे, उसी वजह से तो सारी समात हो रही है। तो बहरहाल उन्होंने खान साहब को उनकी रिक्वेस्ट पर उन्होंने उनको डेट जो है ना एक्सटेंड कर दी थी, दे दी थी। अब जो कल हुआ है तो इसमें ये जो जब चार्जशीट पढ़ी गई है ना, इट प्रोवोक्ड हिम। इमरान खान and one of the members was जो चार मेंबर्स थे उनमें से एक पढ़ रहे थे, वो पढ़ रहे थे साहब, जब चार्जशीट पढ़ी जा रही थी तो उस पर खान साहब जो है गुस्से में आए हैं। और जो मुझे बताया गया है, मेरे सोर्सेज कह रहे हैं कि खान साहब ने बाकायदा अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज़ की है वहाँ पर। ही वाज सो फ्यूरियस जैसे होता है बंदा, गुस्से में बाकायदा आके उन्होंने गालियाँ भी दी, जैसे उन्होंने गालियाँ भी दी और प्लस फिर इसके बाद अपने बाजू चढ़ा के, जैसे हमारे यहाँ होता है किसी से लड़ने के लिए जाते हैं तो बाजू चढ़ा के वो उन्होंने उनकी तरफ बढ़े भी हैं। तो जिस पे खैर वकील दरमियान में आ गए, दीगर लोग आ गए, बहनें उनकी खान साहब की स्पेशली, दे ट्राई टू काम हिम डाउन कि आप इस पे ना करें। अच्छा, इस मामले में मैंने किसी से पूछा, मैं कि फवाद चौधरी साहब भी तो को अक्यूज हैं इसमें, व्हाट वाज हिज रिएक्शन? वो भी मतलब हमारी तरह थोड़े से गुस्सीले हैं, नॉन वो क्योंकि हैं, अच्छा उनका स्टार शादियों पे इधर-उधर वो तो कर लेते हैं, आते जाते वो करते हैं। अच्छा, फिर उनका चौधरी साहब का मुझे क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी है तो उनका स्टार एरीज है। एरीज के लोग वैसे जरा थोड़े से अग्रेसिव मिजाज के होते हैं। यस, सो आई कैन अगेन, तो मैं आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि अगेन वो घुसीले हैं। अच्छा, खान साहब का स्टार बताया जाता है लिब्रा, विच आई डाउट टू बी फेयर, इनमें लिब्रा वाली क्वालिटी जो है ना मुझे तो कम से कम नजर नहीं आती, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। होता है बड़ी उनकी पर्सनालिटीज में बैलेंस होते हैं, वो एग्रेसिव नहीं होते, गुस्सीले नहीं होते, वायलेंट नहीं होते, लोगों से लड़ने झगड़ने वाले लिबरल लोग नहीं होते। दे आर वेरी काम, कूल, बैलेंस पीपल, बड़े फेयर और उनका डिफरेंट होता है। खान साहब का मिजाज, पर्सनैलिटी जो है बात किसी और साइड पे चल गई है, तो वो लिब्रा वाली कम से कम मुझे नहीं लगती, जितना मैं जानता हूँ। मेरे बहुत सारे लिब्रा दोस्त भी हैं, मैंने बल्कि मेरे अपने बेटे का स्टार लिब्रा है, सो आई कैन नो कि वो किस तरह के लोग होते हैं। तो लिहाजा उसमें खान साहब का मिजाज जो एग्रेसिव है। बाज़ कहते हैं इनका जो था डेट ऑफ बर्थ जो है ना चेंज कराई गई थी, पहले जो डेट आ रही थी वो कुछ और थी, शायद कोई इनको स्कॉर्पियन या इनको सेजिटेरियस उसमें थे, लेकिन बाद में किसी ने कहा नहीं जनाब आपकी डेट जो है ना अक्टूबर होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल 5 अक्टूबर की शायद पासपोर्ट वगैरह पे लिखा, बट आई डोंट नो इसकी कोई कि इसमें क्या कंफर्मेशन है। तो खान से बड़े सेंसिटिव है। बहरहाल वो किसी ने मशवरा दिया होगा कि आगे पीछे करें, आई डोंट नो, इस पर मैं कोई अथॉरिटी के तौर पर नहीं क्लेम कर रहा। चलें, स्टार से हम एक साइड पर रख के, सो जब वो पढ़ रहे थे इनको वो इनके पे, तो उस पर उन्हें गुस्सा आया, तो उन्होंने कहा जनाब इस पे तो मैं आप लोगों के खिलाफ रेफरेंस फाइल किया हुआ है, मतलब हम अदालत में गए हैं, दीगर चीज़ आप लोगों ने फिर भी यहाँ पे वो किया हुआ है, यहाँ पे एक तरह की आपने समात फिर शुरू की हुई है। तो उन्होंने वहाँ पे भी उस चीज़ पे वो गुस्से में और बड़ी सख्त बातें उन्होंने सुनाई, और जो मुझे बताया गया है कमीशन के किसी बंदे की तरफ से कि वही वाली बात कि अब्यूजिव लैंग्वेज वाज यूज्ड वहाँ पे, जो एक सिटिंग तो नहीं, मतलब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के लिए। अच्छा, माजी में भी हमने देखा है बहुत सारे लोग जो है प्राइम मिनिस्टर जो है ट्रायल में रहे हैं, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टेक। अगर देखें इस पे सबसे बड़ा ट्रायल जो था जुल्फकार अली भुट्टो साहब का था, ही वाज फेसिंग डेथ पेनल्टी। हमने इस तरह के आउटबस्ट या इस तरह का फिजिकल होने की या जुडिशरी पे
कोई अटैक करने की कोई जज पे हमने कभी नहीं सुनी। नवाज शरीफ साहब एंग्री यंग मैन बिहेवियर नहीं, वो नहीं था। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, तो ही शुड आपको अपनी डिग्निटी और ग्रेस को, आपको मतलब यू हैव टू फेस द प्रोसीडिंग्स विद ए ग्रेस एंड विद ए डिग्निटी, बिकॉज यू आर नॉट ए कॉमनर। मतलब हम कॉमनर लोग जाएं और कोई एक्ट कर, जैसे आपने नहीं देखी उसकी चल रही थी, कोई अमेरिका से वीडियो में देख रहा था कि एक वो खतून जज जो है ना, तो वो उनको सजा सुनाने लगी हैं उसको कन्विक्ट को, तो उसने अटैक कर दिया। वो बड़े आज मेरे का कल परसों की बात है शायद, अभी अमेरिका में भी लेटेस्ट हुआ है, तो उसने मारा है उसको, उस पर जाके कुर्सी से पकड़ के अच्छे खासे उसको पंच किया है और लोग उसको पकड़े हैं, तो बड़ी आजकल पॉपुलर हुई है वहाँ पे उसमें। सो आपका जो ये कंडक्ट है, मान लिया कि आपके पास आपको अनफेयरली ट्रीट किया जा रहा होगा, आप पे गलत इल्जामात होंगे, लेकिन वो कहते हैं देयर इज अ मेथड टू मैडनेस, देयर इज अ प्रोसीजर, गलत है या सही है, एक प्रोसीजर है, लॉ है जिसके तहत वो जाना था। लेकिन खान साहब जो हैं वो उस टाइम पे वो बन गए होंगे जो वो अपनी बॉलिंग के टाइम पे जिस तरह से फास्ट बॉलर्स का एक वो होता है कि यू नो काइंड ऑफ बुली करना, या जिस तरह से भी कह लें कि डराने की कोशिश करना ओपोनेंट को। डेफिनेटली अब इसमें मैं समझता हूँ कि ये स्ट्रेस ब्रेक करने वाली बात है, जिसको ब्रेक डाउन कहते हैं ना, इसको कहते हैं नर्वस ब्रेक डाउन। सो जो उनके मुखालफीन हैं, मैं ये समझता हूँ, या जो इदारे वो चाह रहे थे कि खान साहब को ब्रेक किया जाए, तो मेरा ख्याल है दे हैव सक्सीडेड टू एन एक्सटेंट। कि ये मकसद होता है ना कि अब जेल में आपने रखा हुआ है और एक ऐसा बंदा जो सारी उम्र एक हीरो रहा है, सेलिब्रिटी रहा है, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहा है, ही हैज़ बीन वर्शिप्ड लाइक एनीथिंग, अभी भी लाखों में लोग हैं या करोड़ों में लोग उनको एडमायर करते हैं, उनकी पार्टी पॉपुलर है, और आपको एक उस कमरे में बिठा दिया जाए, आप कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, मैक्सिमम वहाँ फिर मतलब इतने लोगों से मिलते थे, तकरीर करते थे रोज़ाना, मतलब आपको एक आपके इर्द गिर्द क्राउड होता था, एक आपके इर्द गिर्द एक मतलब करिस्मेटिक आपकी पर्सनैलिटी, अचानक आपको पता चले यू आर एट द मर्सी ऑफ एक कांस्टेबल, जेल कांस्टेबल। तो मुझे एक दफ़ा याद है आसिफ अली जरदारी साहब का एक बात मुझे याद आ रही है। तो मैं उनका 2003 में मैंने इंटरव्यू किया था, जन ही वाज फेसिंग नैब केसेस ड्यूरिंग जनरल मुशर्रफ रजीम, पिंडी में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में। तो मैंने उनसे पूछा था, जो बाद में मेरी बुक आई थी एक सियासत कई कहानी, उसमें बकायदा प्रोफाइल मैंने उनका लिखा था। मुझे एक बात नहीं बोलती उनकी जरदारी साहब की, और उन्होंने पिछले दिन हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कहा भी है कि खान साहब मजीद कुछ, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने कहा 2 साल तो रहे ना कम अज़ कम, अभी उन्होंने कहा था। नो आई कैन रिलेटेड विद दैट। तो मैंने पूछा उनसे जरदारी साहब से, मैं कि जेल में आपने क्या सीखा है, मतलब बड़े लंबे से अरसे से हैं। तो मुझे हंसते हुए कहते हैं, उनका जो स्टाइल मखसूस मुस्कुराहट होती है उनके चेहरे पे, तो कहते हैं कि जनाब कि जो मैंने सबसे बड़ी चीज़ सीखी ना, पेशेंस। अच्छा, मैंने कहा ये पेशेंस हाउ कम? उन्होंने कहा बात सुने, आप अपने आप को बड़ा फनेका समझते हैं, ये 2003 की बात है, आप उसके बेनज़ीर भुट्टो साहबा के आप स्पाउस हैं, who happens to be the Prime Minister of पाकिस्तान, फर्स्ट खतून थी जिसका जासूस, और मेरा जो है एक तरह का भुट्टो साहब वो प्राइम मिनिस्टर थे, खुद मेरी बड़ी, मैं वजीर रहा हूँ, बड़ी मैं भी तोप चीज़ था। वो कहते जब आप जेल में आते हैं तो पहले तो आपकी फने खानी कुछ दिन रहती है कि यू आर समथिंग, यू आर समबॉडी, और किसी की जरूरत नहीं है, मजाल ही नहीं है कोई आपको कुछ यहाँ कह कर दिखाए, छू कर दिखाए, करीब से गुजर कर दिखाए, नखरे एटीट्यूड कहते। लेकिन फिर कुछ अरसे बाद आपको एहसास होना शुरू हो जाता है, ये जो बहर इनके सलाखों के बहर सिपाही फिर रहा है ना, जो गार्ड कर रहे हैं, मैं उसकी मर्जी पे हूँ, लीव अलोन के मैं जेलर छोड़ें, सुपरिटेंडेंट छोड़ें, आईजी जेल छोड़ें, मैं इसकी मर्जी पे हूँ कि ये मुझे चाहे तो लाइट बंद करे, ये चाहे तो मुझे पानी आके ला के दे, ये मुझे रात को सोने दे, रात को ना सोने दे। मुझे आज तक ज्यादा कहते वो कुछ भी ना करे, मैं सोया हूँ, मैं वो जाते हुए जो उसके पास वो स्टिक होती है, वो जाके मेरी सलाखों के ऊपर है, मैं यूं करके रोल करता जाए जिससे आवाज पैदा होती है उस पे, तो मैं नहीं सो सकता। और कुछ ना करे, चलते हुए अपने पाँव को जरा वो करे, 2-3 दफा जमीन पे मारे, मेरे ये सेल के सामने होकर मैं नहीं सो सकता, जोर से खांसे, तो कैसे मैं फिर उसके साथ मैं एडजस्ट करता हूं मैं कि अब मैंने इसके साथ बना के रखनी है, छोड़ें जेलर शेलर छोड़ें ऊपर के लेवल पे कौन लोग हैं नहीं है। सो वो मेरे अंदर एक पेशेंस आता है, सब्र आता है कि अब मैंने यहाँ से एक लंबे अरसे के लिए हूँ, मैंने इन दीवारों के साथ, इन सलाखों के साथ, इस बहर जो गार्ड खड़ा है ना सिपाही, मैंने इसके साथ एडजस्ट करना। सो मेरे अंदर की जो अना है वो टूटना शुरू करती है, एंड देन द पेशेंस जो है ना, इट स्टार्ट्स बिल्डिंग अप। तो लिहाजा पेशेंस मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। सो मुझे इस वक्त ये खान साहब की सारी बातें सुन के जो सारी चीज़ें आई हैं, तो मुझे जरदारी साहब की वो बात याद आ, जो अभी भी उन्होंने कहा अभी तो कुछ नहीं हुआ, 2 साल तो कम, 2 साल बाद जेल आपसे पूछना शुरू करती है कि सर हाउ आर यू, ये भी उन्होंने इंटरव्यू है उनका, अभी कहा है उन्होंने। सो खान साहब को लगता है कि वो जो नर्वस ब्रेक डाउन था, जो सारे हमारे दोस्त कहते थे कि खान डट के खड़ा हुआ है और किसी से डरा नहीं है, झुका नहीं है, ज़रूरी नहीं होता कि आपने वो करना, आपको नर्वस ब्रेक डाउन कर देना, आपको गुस्से में ले आना, बीइंग ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, बीइंग ए फॉर्मर एक इतनी बड़ी पार्टी के हेड के तौर पर, आपका इस तरह का मतलब मारने के लिए जाना,
तो आपके दुश्मनों को आज बड़ी वो हुई होगी, मुखालफों को एक तसल्ली यही होगी, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने सजाएं भुगती हैं यहाँ पे, वो भी थे, मैं उस दिन मौजूद था जिस दिन गिलानी साहब को इनको डिस्क्वालीफाई किया गया था यहाँ पे, इसमें प्राइम मिनिस्टर 2000 मेरा ख्याल 12 की बात है, तो मैं उसमें कोर्ट रूम में मौजूद था। ये आसिफ सईद खोसा साहब जस्टिस साहब जो हैं, जिनको गिलानी साहब ही वहाँ से लाहौर हाई कोर्ट से लेकर आए थे एज ए यहाँ जज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के, और उनको लाया गया था, दोस्ती भी थी, तल्लुक भी थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने गिलानी साहब को सजा दे दी थी, यू आर सेंटेंस्ड इन तौहीन अदालत। गिलानी साहब सामने बैठे थे, हम सारे पीछे जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग करने के लिए खड़े थे, टिल द राइजिंग ऑफ द कोड। तो गिलानी साहब ने कोई जुमला नहीं कहा था, कोई उन्होंने कोई उन पे अटैक करना या उन पे कोई बात करना, नो नॉट एट ऑल। अच्छा, ऐसे हमने सुना इनको भुट्टो साहब को भी इसी तरह सजा हुई, हमने कभी नहीं पढ़ा सुना कि उन्होंने कोई रिएक्ट किया हो। नवाज शरीफ साहब को इसी तरह की सज़ा हुई, जरदारी साहब को सज़ा हुई, बल्कि मुझे याद है कि जब गिलानी साहब को पहली दफ़ा नैब कोर्ट ने सज़ा दी थी ड्यूरिंग जनरल मुशर्रफ रजीम 7-8 साल, तो जरदारी साहब ने जज साहब को कहा था, उन्होंने कहा जनाब आप ये मुल्क के फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर को पनिश कर रहे हैं, ज़रा ख्याल कीजिएगा। ये रिपोर्ट हुआ है। अब वही बात वो मेरा ख्याल 2003 या 4 में उनको सेंटेंस किया गया था, या उससे पहले 2002 में या 3 में, तो वही फिर 2008 में गिलानी साहब वज़ीर आज़म बने। सो पॉलिटिशियन को एडजस्ट करना पड़ता है कि वन डे हमारी ये जिंदगी का हिस्सा है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में होगा, आपने अगर सियासत में आना है तो ये तो पैकेज है, दैट्स ए पैकेज। वन डे यू विल बी किंग, द नेक्स्ट डे यू विल बी द प्रिजनर इन अडियाला जेल। यहाँ पे मतलब है ये प्राइम मिनिस्टर अनफॉर्चुनेटली एंड सैड फॉर ऑल ऑफ अस, यहाँ फांसियां भी लगते रहे हैं, जलावतनें भी भुगती हैं, कैदें भी काटी हैं। नवाज शरीफ को टेररिज्म चार्जेस पे तैयार हाईजैकिंग केस में उम्र कैद भी हुई थी, गिलानी साहब ने भुगती, राजा साहब जेल में गए, शहबाज शरीफ साहब जेल में गए। पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस, भाई पैकेज है। अब हम बैठे हो ना यहाँ पे सपोजली, मैंने कोई नौकरी की, आपने की, लोगों ने, सुनने वालों ने की, एक पैकेज आपको ऑफर किया जाता है ना, जिसमें सारी चीजें हैं। सो पॉलिटिक्स पाकिस्तान जैसे मुल्क में करना, इट्स ए पैकेज, कि या तो वो कहते हैं ना कि आप इसके साथ एडजस्टमेंट करें या लीव करें, तो या फिर वो कहते बर्दाश्त करें या पास करें। बहरहाल वो खान साहब एक मुसलसल मैसिव एक स्ट्रेस में नजर आ रहा है, इट्स अंडरस्टैंडेबल। पहली दफा जेल में गए हैं, और फिर एक जैसे मैंने कहा हीरो का एक उनका स्टेटस, और चारों तरफ से इज लाइक यू नो उनके फैमिली, पूरी फैमिली वो फ्रस्ट्रेटेड भी हैं डेफिनेटली, ये नर्वस ब्रेकडाउन की निशानी है उनकी। अब क्लास साहब हमें ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, क्विकली अगर मैं ये पूछूं कि एक बड़ी क्लियर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड प्लस कुछ डिवाइड अगर इसे कहा जाए, या ये कहा जाए कि एक बड़ा अतजाद से सामने आया। एक तरफ जो चेयरमैन पीटीआई हैं इस वक्त बैरिस्टर गौहर साहब, वो ये कहते हैं कि मुझे चीफ जस्टिस पर मुकम्मल इत्मीनाद है, पर दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत, जिनकी बात हिस्टोरिकली अगर देखें, रीसेंट हिस्ट्री की बात करें, तो उनकी बात बड़ी रिलायबल है, क्योंकि व्हेन ही सेज, और आज उन्होंने कहा भी कि मेरी बात को पॉलिसी स्टेटमेंट समझा जाए, और उन्होंने चीफ जस्टिस पे मुकम्मल अदम एतमाद का इजहार किया। अब एक हिस्ट्री भी है चीफ जस्टिस की, वी ऑल नो दैट। तो इस कॉन्टेक्स्ट में किसकी बात ज्यादा रिलायबल है, और ये जो डिफरेंस है, और जिस तरह से चेयरमैन पीटीआई से बैरिस्टर गौहर हैं, तो उनकी बात हतमी बात होनी चाहिए, शेर अफजल मरवत साहब क्या कर रहे हैं? बड़ा ये अहम सवाल है। और अगर आप इस कंटेस्ट को आप देखें, जो खान साहब का वो बह रहा है, शेर अफजल मरवत साहब ने बात की है, अगर इसको आप सामने रखें जो अभी हमने रखा है, इट मींस कि खान साहब का माइंड सेट इस वक्त बदल चुका है। नो ही इज अग्रेसिव, नो अब वो गुस्से में हैं, और जो फैसले कर रहे हैं वो एक्सट्रीम उस पे जा रहे हैं। पहले जो उन्होंने फैसले किए थे 7-8 महीने तो जेल में उन्होंने अपने तरीके से पोस्टरिंग वो की है, मुश्किल में थे, मैं फिर कह रहा हूँ, इट वाजंट एन ईजी थिंग। अब वो अपने उससे मेरे ख्याल आ रहे हैं, अपने उसमें एक नेचुरल के मैंने अब डिफाई करना है, मैंने किसी की नहीं सुनी। सो जो उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब को बात की है, वो मेरा ख्याल है उनके इस स्टेट ऑफ माइंड को शो करते हैं कि अब मैंने किसी की कोई बात नहीं माननी है। नो आई वॉन्ट प्ले बाय द रूल्स। रूल्स क्या हैं कि मैं अदालतें, कोर्ट कचहरियाँ, समातें, यहाँ पे वकील, जज और मेरे खिलाफ, मैंने अब इनको नहीं मानना। नो आई हैव टू डिफाई देम, नो आई हैव टू फाइट इट आउट। जो उनके अंदर का एक नेचुरल एक एग्रेसर मौजूद है उनके अंदर, अब वो उसका सहारा ले रहे हैं, अब वो किसी की बात नहीं सुन रहे। ये बात वो चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से क्यों नहीं? मैं इसी पे आ रहा हूँ। अब उन्हें पता है खान साहब को कि मैंने किसका मैसेज किसके जरिए डिलीवर कराना है। मेरा ये ख्याल है, मैं बैरिस्टर गौहर साहब से मिला नहीं हूँ, मेरी जो रीडिंग है उनकी मैंने सुना है, इज अ डिसेंट मैन, आई मस्ट से, मेरी कोई मुलाकात नहीं है, लेकिन जो मैंने उनको सुना है वो स्कूल ऑफ थॉट है जो हामिद खान साहब का स्कूल ऑफ थॉट था, जो बिलीव करते हैं कि आपने इंस्टीट्यूशन के साथ अगर तामुन करके मिल मिला के रिलीफ लेना है, आपने उनसे लड़ भिड़ के नहीं लेना, फाइट आउट नहीं करना। सो इनका मिजाज बड़ा डिफरेंट है। ही बिलोंग्स टू एन ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट, जिसमें मतलब उसमें अगर नाम लेना मैं शुरू को मखदूम खान साहब जो थे वकील थे, उनको हमने देखा, वो भी बड़े
अच्छे तरीके से बात करके करते थे। हामिद खान साहब को देखा, बैरिस्टर गौहर साहब को देखा, ये डिफरेंट लीग है। जो जजेस से लड़ के वो रिलीफ नहीं लेना चाहते, जो उनके साथ आर्गूमेंट की बुनियाद पर जरा थोड़ा सा हल्का सा एक अच्छे रिस्पेक्ट के साथ रिलीफ ले, कि स्टिफ नेक के साथ पॉलिटिक्स नहीं हो सकती, पॉलिटिक्स भी नहीं हो सकती, जुडिशरी या किसी इंस्टीट्यूशन से हम रिलीफ भी नहीं ले सकते। सो खान साहब ने उनको इस काम के लिए उन्हें रखा था कि ही इज अ डिसेंट मैन, जेंटलमैन, अदालत में जाएंगे अच्छे तरीके से, गुड कॉप के तौर पर ही कैन प्ले ए गुड रोल। तो मरवत साहब जो है दूसरी तरफ अग्रेसिव मिजाज के साहब, अच्छा भाई दफे उनका जो है इस पे वो खान साहब उनको जो उसमें ला रहे हैं लाइमलाइट में, क्योंकि खान साहब का खुद मिजाज अग्रेसिव है, शेर अफजल मरवत साहब जो है उनका मिजाज अग्रेसिव है। सो जब उन्होंने स्ट्रांग वर्डेड कोई मैसेज डिलीवर करना होता है खान साहब ने, तो वो शेर अफजल मरवत को कहते हैं राइट जॉब। लेकिन हैमिद से डाल दी, मैं इसलिए उनकी बात पे, मैं मरवत साहब की बात पे यकीन करता हूँ कि अब तक खान साहब के हवाले से उन्होंने जो खबरें दी हैं ना कि फलां सदर होगा, फलां ये होगा, वो ऐसे होगा, उनकी बातें ठीक निकली हैं शेर अफजल मरवत की। और आखिरी मुलाकात शेर अफजल मरवत ने कहा कि हमारी लीगल टीम की हुई, तो खान साहब ने यह कहा कि मुझे चीफ जस्टिस पे इन पे कोई एतबार नहीं है। सो वो बात ठीक करें, लेकिन ये सारी मुश्किलात अब पैदा हो जाएंगी गौहर साहब के लिए कि गौहर साहब इज बीइंग अंडरमाइंड। खान साहब जो है, मेरा ये ख्याल था, माई व्यू भी, या तो आप उनको चेयरमैन ना बनाते, अब आपने चेयरमैन अली गौहर साहब को बना दिया, अली गौहर साहब भी नाम है ना उनको, बैरिस्टर साहब गौहर साहब, उनको बना दिया, तो फिर उनको पार्टी थोड़ी सी रन करने दें, हल्का सा उनको चलाने दें। आप अंदर से कुछ और अहकामात दे रहे हैं, वो बेचारे आपसे मिलते हैं, उनको कुछ और बात कहते हैं, मरवा साहब को कुछ और बताते हैं, लतीफ खोसा कुछ और सुन के आता है, अली जफर साहब को कुछ और कहानियां बताते, 4-5 जो है बेचारे, हामिद खान साहब गए थे उनको कुछ और बताई थी। सो 4-5 वकील जो मिलते हैं आपको, तो एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट स्टोरी टू टेल। जब वो डिफरेंट स्टोरी लेकर आते हैं और यहाँ पे पब्लिक मीडिया के साथ शेयर करते हैं, आपको वर्कर फॉलोअर भी कंफ्यूज होता है, आपस में भी इनके डिफरेंसेस शुरू हो गए। वकील 5 जो हैं इनकी आपस में नहीं मिलती, ग्रुप की सी कैफियत बन जाती है, मतलब रेवलरीज है ना, मतलब रेवलरीज अपनी पार्टी के अंदर ही आपने पॉलिटिक्स खुद शुरू कर दिया जो आपको मुखालफों के खिलाफ करनी चाहिए थी। सो खान साहब का जो इस वक्त वो रवैया है, मेरा ख्याल है वी हैव टू फॉलो शेर अफजल मरवत साहब। वो जो बात कह रहे हैं वो खान साहब और उनका मिजाज जो है ना, अच्छा 19-20 मिलता है। और मजे की बात लास्ट बताऊं शेर अफजल मरवत साहब की, इनका स्टार भी लिब्रा है। ये कौन से वाले लिब्रा हैं? बस ये वाले लिब्रा हैं, आप देख लें सारे। सो इनका स्टार भी लिब्रा है, दोनों तो मिलते हैं, तो खान साहब का स्टार भी लिब्रा है। सो दे आर ऑलमोस्ट द सेम वेवलेंथ। इतना मैं बता दूं, हमें मेरे ख्याल से लिब्रा के अंदर थोड़ी सी एडिशन करनी चाहिए, मेरा ख्याल हमें अपने थॉट्स को रिव्यू करना चाहिए एब्सोल्युटली। अच्छा जी, यहाँ पे ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद बात करेंगे जो नून लीग के अंदर इख्तिलाफात चल रहे हैं, कुछ उसके बारे में बात करेंगे कि तारिक अजीज साहब सीनियर रिपोर्टर हैं न्यू न्यूज़ के, उनके पास एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं कि किस किस्म के मसाइल चल रहे हैं नून लीग के अंदर, टिकटों को लेकर और सीट एडजस्टमेंट्स को लेकर क्या है, और जो मखसूस नशिस्तें हैं खवातीन की, उस पर किस किस को नवाजा जा रहा है। ये तमाम डिटेल्स ब्रेक के बाद आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, और हमारे साथ मौजूद है न्यू न्यूज़ के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट तारिक अजीज साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। इससे पहले आप इनसे सवाल जवाब करें, लेट मी इंट्रोड्यूस हिम। इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत तो नहीं है तारिक भाई को। तारिक इज वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिकल रिपोर्टर्स इन टाउन। अगर आपने सियासी तौर पर खबरें या सियासत समझनी है ना, तो तारिक को फॉलो करें। ये मैं आपको ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ, ये सियासी खबरें निकालना मुश्किल तरीन काम है। हमारे लिए स्कैंडल, स्टोरीज, एक्सक्लूसिव निकालना बड़ा आसान है, सियासी खबर निकालना ये मुश्किल काम है। और तारिक हैज़ बीन डूइंग ए ग्रेट मतलब वर्क। आई मस्ट से आई एम ग्रेट हिज अगेन उसके एडमायरर। वो जिस अखबार में हूँ, चैनल पे हूँ, मैं इनको ज़रूर फॉलो करता हूँ। इनकी खबरें जो होती हैं अंदरूनी, वो पीपल्स पार्टी की हूँ, नवाज लीग की हूँ, या इवन बाकी पार्टीज को, स्पेशलिटी जो है ना इनकी, वो नवाज लीग है। अच्छा, ऑथेंटिक इनकी खबरें, ऐसी खबरें जो मेरा ख्याल है कि नया पॉलिटिकल कल्चर जो इन्होंने रिपोर्टिंग का इंट्रोड्यूस कराया ना, वो तारिक ने करवाया है। अब इनसे सवाल पूछूं मैं कि बड़ा जरूरी था। आपका बड़ा शुक्रिया जहाँ आपने बड़ा हमेशा मुझे आपने हमेशा हौसला अफजाई की है, आपने बड़ी आला पॉलिटिकल रिपोर्टिंग को आप नेक्स्ट लेवल तक ले गए। जी आप पूछें। जी अच्छा तारिक साहब, अब जो क्लास आपने कह दिया, इसके बाद तो डेफिनेटली एक एक्सक्लूसिव आपके पास कुछ खबरें हैं नून लीग के हवाले से, जो आपका स्पेशल डोमेन भी है। ये बताएगा कि क्या मामलात हैं नून लीग के टिकटों के मामले पर, किस किस किस्म की टेंशन चल रही है, कौन कौन से टिकट होल्डर्स हैं जिनके नाम इसमें शामिल है, कौन कौन से शहरों में ये मसाइल चल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं? जी, सबसे पहले तो लाहौर जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, उनका बेस कैंप भी है। नवाज शरीफ साहब भी वहाँ से लड़ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब लड़ रहे हैं, मरियम नवाज लड़ रही हैं। वहाँ इशू ये है कि मरियम नवाज साहबा जो चीफ ऑर्गेनाइजर है, उन्होंने 21 अक्टूबर नवाज शरीफ की लंदन से पाकिस्तान वापसी पे ऊपर ऐलान किया था, जो MN MPs इस्तकबाल में हिस्सा नहीं लेंगे
या बंदे लेके नहीं आएंगे खाता खा तो उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। वो अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं। वो 8 से 10 MP ऐसे लाहौर से हैं जिनके ऊपर मरियम नवाज़ साहबा का एतराज़ है कि 21 अक्टूबर के इस्तकबाल में इनके कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये अब इत्तफाक है या कोई वो तमाम जो 8-10 MPs हैं वो हमज़ा के बड़े क्लोज़ हैं, हमज़ा कैंप के समझे जाते हैं। तो सबसे बड़ा तो उनको अपने घर में लाहौर में ये मसला है कि मरियम नवाज़ साहबा कहती हैं इन लोगों ने इस्तकबाल के लिए बंदे इकट्ठे नहीं किए थे, इनको मैं टिकट नहीं आने दूँगी। ये उन्होंने उस वक्त भी कहा था, आज भी वही है। तो टिकट का डिले होने की बड़ी वजह भी यही है। सबसे पहले तो लाहौर का हो गया, फिर वहाँ से इस्तेहकाम पार्टी के लिए जो है वो अलीम खान साहब भी टिकट का है, उनका है, और ओन चौधरी साहब का है, ओन चौधरी साहब के भाई का है। 3 MNs की टिकट वो मांगे जा रहे हैं वहाँ पे नूले के लिए, स्पेस देने को तैयार नहीं है। शेख वहील असगर का हल्का है, वो उस हल्के से उन्होंने कागजात सिर्फ उन्होंने जमा करवाए हैं। उन्होंने कहा मैंने नवाज शरीफ साहब को बड़ा, उन्होंने पार्लिमानी बोर्ड में कहा कि अयाज सादिक साहब भी उसी हल्के से हैं, मैं भी उसी हल्के से हूँ, लेकिन मैं इस हल्के को छोड़ नहीं सकता। यहाँ मेरा जो है वोट बैंक भी है, लोगों के साथ उठना बैठना मरना जीना, इस हल्के के अलावा मैं कहीं पाकिस्तान में किसी और हल्के में जा ही नहीं सकता। बड़े उन्होंने वाजे ये भी कहा कि नवाज शरीफ साहब को अगर आप मुझे टिकट नहीं देंगे तो मैं आज़ाद लड़ूंगा, मेरा ग्रुप लोग हैं, मैं उनको छोड़ नहीं सकता। तो एक अयाज सादिक साहब को जो उन्होंने कहा ये सेनेट में भेज देंगे, वह तजवीज़ आलमोस्ट ये है कि शेख साहब को जो है सिग्नल मिल गया है, अयाज सादिक साहब सेनेट में चले गए हैं या एक मलिक रियाज साहब वाली सीट है, किसी और सीट पर एडजस्टमेंट हो सकती है। तो ये तो लाहौर का उनका सबसे बड़ा मसला है। उसके बाद आप पिंडी आ जाएँ, इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद है सच को इतना बड़ा है, एक अंजुम वकील का हल्का है जहाँ पे 46 NA 46 है। वहाँ पे पार्टी जो है वो अंजुम वकील टिकट होल्डर हैं, 2 दफ़ा वहाँ से लड़े हैं, 3 दफ़ा लड़े हैं, 1 दफ़ा जीते हैं, 2 दफ़ा उन्होंने शिकस्त हुई, 1 दफ़ा बाई इलेक्शन भी। तो वहाँ पे शहबाज शरीफ का जो है वो ज़ीशान नकवी को टिकट दिलवाना चाहते हैं। ज़ीशान नकवी जो हैं, ये बता दूँ, ये तक़वी शाह साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये उनके कज़न हैं, मामू के बेटे हैं। तो वो तक़वी शाह साहब जो हैं वो अपने कज़न को टिकट दिलवाना चाहते हैं। और शहबाज शरीफ ने पार्लिमानी बोर्ड के अंदर अंजुम वकील को बड़ा सनब किया कि आपने इतने इलेक्शन लूज़ किए हैं, आप क्यों नहीं जीतते, क्या वजह है। नवाज शरीफ साहब ने उनसे पूछा कि आपने क्यों सीट लूज़ की, तो उनका टिल टू ज़ीशान नकवी की तरफ था। तो अब आ जाए पिंडी में। पिंडी में बड़ा दिलचस्प है कि वहाँ पे हनीफ अब्बासी साहब, वो भी बड़े क्लोज टू हनीफ अब्बासी समझे जाते हैं। अपना हनीफ अब्बासी साहब जो शहबाज साहब के बड़े क्लोज समझे जाते हैं, उनके कैंप के समझे जाते हैं। अब नासिर भट्ट जो है वो नवाज शरीफ साहब के बड़े क्लोज हैं, और लंदन में उनका आपको पता है सब, उन्होंने जो उनके साथ है वो अशरफ मलिक जज वाला केस भी था, वो भागे हुए थे, तो वो तो पाकिस्तान आ भी नहीं सकते थे। नवाज शरीफ साहब के साथ वापस है, उनकी एक बड़ी कुर्बानी है। अब मुझे ये आपको बड़ा दिलचस्प बताऊँ कि मैंने एक ट्वीट कर दिया कि मुझसे पिंडी से जो है हनीफ अब्बासी को टिकट मिल गया है। मैंने एक ट्वीट किया था 8 दिसंबर को। तो उसके जवाब में मुझे नासिर भट्ट साहब ने फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि अगर हनीफ अब्बासी को NA 56 से टिकट मिल गया, आपका ट्वीट ठीक साबित हो गया, तो मैं आपको 1 लाख पाउंड पैसे दूंगा इनाम के तौर पर। अच्छा जी। तो मैंने कहा भाई आप तो 1 लाख पाउंड देंगे, तो अगर मेरी ट्वीट गलत हो गया खबर, तो उसने कहा नहीं आपको 1 लाख पाउंड नहीं देना होगा, आप मुझे अच्छी सी चाय पिलाएंगे। तो जिसके ऊपर मैंने नासिर भट्ट को कहा चाय तो चलो ठीक है, मैं खाना खिला दूंगा। तो वो इतने कॉन्फिडेंट है कि 1 लाख पाउंड देने को तैयार है कि अगर हनीफ अब्बासी को टिकट मिल गया। जबकि हनीफ अब्बासी साहब अपनी कैंपेन भी शुरू कर चुके हैं। वो अपना दूसरा एक हनीफ अब्बासी, तीसरा इशू यहाँ पे ये है, हनीफ अब्बासी के नीचे जो MP है 2 आते हैं, एक ज़ियाउल्लाह शाह साहब हैं, एक अपना शेख अरसलान हैं, और राजा हनीफ साहब हैं। अब हनीफ अब्बासी साहब ने पार्टी को कह दिया है, वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि नीचे 2 MPA जो होंगे वो ज़ियाउल्लाह शाह और शेख अरसलान होंगे, तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर ठीक है, आप पार्टी, मैं घर बैठ जाऊंगा, मैं पार्टी वर्कर हूँ, आपके जैसा हुक्म हो। अब वहाँ पर राजा हनीफ सिटिंग MPA हैं, 2-3 दफ़ा वो भी MPA हो चुके हैं। वो उनका झगड़ा शेख अरसलान से चल रहा है, दोनों अपनी कैंपेन कर हैं। राजा हनीफ ने 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि अगर पार्टी ने मुझे टिकट ना दिया तो मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ूंगा। उसके साथ उनके साथ जो UC के चेयरमैन भी थे, वाइस चेयरमैन भी थे, और काउंसलर भी थे। अब आ जाए NA 57 जो वहाँ बैरिस्टर दानियाल चौधरी जो है, चौधरी तनवीर के बेटे हैं, तो वह माशाल्लाह बड़ा फाइनेंशियली बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी है, पार्टी के लिए बड़ी फंडिंग भी करते हैं, हमेशा मुश्किल वक्त में काम भी उन्होंने किया है। फ्रंट फुट पिंडी की बात कर रहे हैं आप? जी पिंडी। दानियाल अजीज ना समझे ना, चौधरी दानियाल के हैं ना, मेरा ख्याल है चौधरी दानियाल, ये चौधरी तनवीर साहब के वो हैं। जी चौधरी तनवीर साहब के बेटे हैं। थोड़ा बैकग्राउंड दिया करें ना ताकि हमारे व्यूअर को पूरा समझ आए कि किसकी बात हो। जी बैरिस्टर दानियाल चौधरी ये NA 57 से कैंडिडेट हैं। इनके मुकाबले में सज्जाद खान भी NA 50 से कैंडिडेट हैं।
अब सज्जाद खान साहब का क्लेम ये है कि जब शेख रशीद साहब 2 सीटों से जीत गए थे तो वो एक सीट जो उन्होंने छोड़ी थी तो बाई इलेक्शन हुआ था, सज्जाद खान इस सीट से 500 वोटों से उनको शिकस्त हुई थी। ज़ाहिर हुकूमत बन चुकी थी, ऊपर इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, नीचे CM उस्मान बुज़दार थे। अब वो समझते हैं कि सीट मुझे MNA की मिलनी चाहिए। और बैरिस्टर दानियाल साहब जो हैं वो उन्होंने भी कागज़ जमा किया है, वो कहते हैं जी मेरा बनता है। बहरहाल वो जो पिंडी की जो है तंजीम है वो आलमोस्ट एक पेज के ऊपर है। वो हनीफ अब्बासी उनको लीड कर रहे हैं, मलिक इकबाल लीड कर रहे हैं। ये एक जो धड़ा है, छोटा धड़ा है, उसमें नासिर भट्ट हैं, सज्जाद खान हैं, शकील अमान ex-MNA हैं, उनको कोई टिकट नहीं दिया जा रहा किसी MPA का न MNA का। मंसूर बेग हैं। अब NA 57 पे सबसे ज़्यादा है कि हनीफ अब्बासी या नासिर भट्ट। ठीक है। अच्छा तारिक साहब, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर तवक्कुफ लें तो हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। हनीफ अब्बासी और ये बड़ी अहम स्टोरी है आपके पास भट्ट साहब वाली, इस पे मैं भी थोड़ी सी कोई बात करूंगा। मेरा ब्रेक लेनी है। जी ब्रेक लेनी है, बात करते हैं। ब्रेक के बाद तारिक साहब आपसे मजीद डिटेल्स भी जानते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हमारे साथ स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट न्यूज़ तारिक अजीज साहब मौजूद हैं। और तारिक साहब बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल्स बता रहे थे। क्लास साहब आप कुछ पूछना चाह रहे थे हनीफ अब्बासी के हवाले से। तारिक साहब, इससे पहले कि मैंने एक और भी हल्का है जहाँ पे फड्डे चल रहे थे, वहाँ भी दानियाल अजीज साहब और एहसन इकबाल साहब, उस पर मैं थोड़ा सा आपसे अब जरा उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें तो फिर मैं भट्ट साहब और हनीफ अब्बासी साहब पे आते हैं, या मरियम नवाज साहबा ने जो लाहौर में उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है, जरा थोड़ा सा उसका बताएं कि नारोवाल में क्या जी। एहसन इकबाल साहब जो है, एक तो उनका अपना हल्का जो NA 116 था, 117 था, अब शायद चेंज हो गया 116 हो गया है। वहाँ से तो हमेशा MNA के इलेक्शन लड़ते हैं। तो अब वो दानियाल अजीज़ का जो हल्का NA 116 है वहाँ पे MPA के इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। पहले तो उनके बेटे ने वहाँ पे कैंपेन चलाई, अहमद इकबाल ने जी। फिर एकदम अहमद इकबाल पीछे हट गया तो एहसन इकबाल साहब आ गए। मैंने कॉल करके अहमद इकबाल से पूछा कि भाई आपने कैंपेन स्टार्ट की थी MPA के लिए, तो अब तो एहसन साहब खुद लड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ साहब का ये, जब उन तक मामला पहुंचा तो उन्होंने कहा कि आपने लड़ना है, तो फिर एहसन साहब को कहा कि आप इलेक्शन लड़ें, अहमद को ना लड़ने दें। तो अब ये पार्टी की तरफ से तय हो गया कि एहसन इकबाल को गो हेड हो गया जी, आप इलेक्शन, आप कागज़ जमा करें, टिकट का फैसला बाद में होगा। अब ज़ाहिर दानियाल अजीज़ का वो अपना हल्का भी है, वहाँ पर वो इलेक्टेबल भी हैं। लास्ट इलेक्शन में आपको पता है वो नाअहल थे, सुप्रीम कोर्ट की वजह से उनकी नाअहली थी, तो उनकी बेगम लड़ी जो सियासी नहीं थी, उन्होंने एक बड़ी लीड से वो इलेक्शन जीता। तो अब लेकिन वो बड़ी पढ़ी लिखी, मुझे कहने थे महनाज अकबर साहबा जो हमारी बहन है जी, बड़ी पढ़ी लिखी, वेरी डिसेंट एंड वेरी मैच्योर पर्सन है, मस्त है, बहुत कम मतलब ये होते हैं, पार्लियामेंट में रही हैं, बड़ी डिग्निटी के साथ बड़ी अच्छी तकरीरें भी की हैं महनाज हमारी बहन जी। उन्होंने कानून साजी में बड़ा हिस्सा लिया, बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया, वेरी एजुकेटेड एंड वेल, बड़े बिल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, कानून साजी की, उनका क्रेडिट है महनाज अकबर साहबा का। बड़े कम खवातीन जो गई थी और वो डायरेक्ट सीट पे आई थी, कोई मतलब उस पे नहीं थी। तो अब वो दानियाल अजीज साहब का क्लेम अपनी जगह पे है जी, हल्का। और आपकी दफा मैं आपकी बात काट रहा हूँ, उनको खवातीन सीट पे उनको सीट दी गई मेरा ख्याल, स्पेशल सीट पे नहीं, महनाज अकबर साहबा का रिजर्व सीट पे नाम नहीं है, मैं पढ़ रहा था कहीं पे। नहीं जी, उनकी जो 20 लोगों का नाम है, मैं आपसे भी ये कह तो मैं भी शेयर कर दूँ, तो महनाज साहबा का नाम बाल चेक एनीवे मैंने कहीं देखा, अगर नहीं किया तो मेरा ख्याल उन्हें होना चाहिए था। शी वाज वन ऑफ नहीं किया जी, बिल्कुल नहीं किया। वेरी वंडरफुल एडिशन थी पार्लियामेंट में, 5 साल बड़ा अच्छा पार्लियामेंट को उन्होंने वहां पे अपना कंडक्ट रहा है। एनीवे अच्छा आगे सर। अच्छा, एक अब्दुर्रहमान कांजू लोधरा जुनूबी पंजाब एक बड़ा इशू है, वो अभी वो बिल्कुल इस बात सेटल क्या हुआ यहाँ पे इधर। अब एहसन इकबाल साहब जी, एहसन इकबाल साहब ने अप्लाई किया हुआ था, कागज उन्होंने जमा करवाए, अहमद इकबाल साहब ने नहीं कराया, नवाज शरीफ साहब ने कहा टिकट का फैसला बाद में देखेंगे। MPA की सीट का आप कह रहे हैं वहां फटा था जी, MPA की सीट का। ओके, अब चलें जरा उधर। अच्छा, मैंने आज पढ़ी है वहां पे, ये जंग अखबार में खबर थी मेरा ख्याल है कि शायद दानियाल अजीज साहब ने कोई माजरत भी की है कि अगर मेरी किसी गुफ्तगू से एहसन इकबाल साहब का दिल दुखा हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट। आपकी आंख से गुजरी कोई ये चीज़? जी बिल्कुल, उन्होंने पार्टी से भी माजरत की है, दानियाल अपना एहसन इकबाल से भी माजरत की है, उनको शोकाज हुआ था, उनका जवाब भी उन्होंने दे दिया, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी बात बड़ी लॉजिकली थी नहीं। उन्होंने कहा इस महंगाई का जिम्मेदार 16 महीनों में जो महंगाई हुई है शहबाज गवर्नमेंट में, उसका जिम्मेदार एहसन इकबाल हैं। तो वो फिर उस पर चले अब आगे उधर जाए सर, वहाँ पे कांजू साहब का जी। अब कांजू साहब लोधरा की 2 सीटें, एक अब तो कांजू साहब खुद लड़ते होते हैं, उनके साथ वाला हल्का जो है वो सदीक बलोच लड़ते हैं। वो सदीक खान इनके वाले साहब के बड़े दोस्त थे, वो उनको चाचा सदीक कहते हैं, आपको बेहतर पता होगा। अब वो जो सदीक खान बलोच का हल्का है वहाँ पर जंगीर तरीन का हल्का भी वही है। अब उनको पार्टी कहती है नहीं वो सदीक बलोच साहब जो इलेक्शन ना लड़ें, तो वो वहाँ पर JKT साहब जंगीर तरीन साहब लड़ना चाहते हैं।
उसके ऊपर अब्दुर्रहमान कांजू का बड़ा वाज़ेह है कि अगर आपने सदीक बलोच साहब को टिकट नहीं दिया तो फिर मैं भी टिकट नहीं लूँगा, हम अपना आज़ाद लड़ेंगे, शहीद कांजू ग्रुप के नाम से लड़ेंगे। तो एक पहले भी ऐसा हुआ था जब 20 MPs का इलेक्शन हुआ था, बाई इलेक्शन हुआ था, जो PTA से लोग वापस आए थे, तो उस वक्त भी जो 2 लोगों को टिकट दिए गए थे जंग-ए-तरीन ग्रुप के, तो अब्दुर्रहमान कांजू ने उनके मुकाबले में अपने बंदे खड़े किए थे, 2 MP थे, एक वो MP जीत भी गया था। अब ये भी है कि वो पार्टी छोड़ने को तैयार है, और दानियाल अजीज़ साहब भी अगर उनकी बात ना मानी गई तो मुमकिन है, इम्कान इस बात का है कि दानियाल अजीज़ साहब भी पार्टी छोड़कर आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। मतलब है आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन तो अभी 1 महीना ही रह गया तकरीबन जी, उससे बड़ा इलेक्शन तो नवाज लीग के अपने अंदर लड़ा जा रहा है जी। बिल्कुल, मतलब है अभी तो मुझे तो ये बताए, जो आपने बात की 8-10 MPs थे जो हमजा शहबाज और उस मरियम नवाज साहबा की अब टग ऑफ वार जो हमेशा कोर्ट वार एक रहती है जी, तो इसका मतलब हमजा का जो वो क्लाउड है लाहौर में वो ज्यादा, मरियम नवाज साहबा ने भी इलेक्शन अभी लड़ना है। इलेक्शन लड़ने से पहले अगर वो 8-10 MPA के साथ इस तरह सींग फंसा के बैठे हुए हैं तो उनकी अपनी सीटों का चलें बताएं, इनके कितने चांसेस हैं लाहौर से जीतने के? वो खबरें आ रही हैं शायद लाहौर में भी कोई टफ टाइम उनको मिल सकता है, शरीफ फैमिली को अपनी सीटें बचाना मुश्किल लग रहा है वहाँ पे। इज इट ट्रू? यकीनन उनको एक मुश्किल वहाँ पे टफ टाइम मिलेगा। यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब मानसरा से उन्हें कागज़ अपने जमा करवाए, वहाँ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपना कसूर से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, और मरियम नवाज साहबा जो हैं उन्होंने सरगोदा से कागज़ जमा करवाए हैं, तो यकीनन उनको लाहौर। अच्छा, वैसे अनहोनी वो कभी हो जाती है, अनहोनी अगर ना हो उनके लिए, अगर ये तीनों मरियम साहबा, शहबाज शरीफ साहब और ये जो है मरियम साहबा, ये लाहौर की सीटों से हार जाते हैं, कसूर या उधर सरगोदा और मनसहरा से जीत जाते हैं, तो इनके हाई पॉलिटिकल ग्राउंड कहाँ खड़े होंगे फिर? तो बिल्कुल इनका फिर वजीर आजम बनता है वजीर आजम नवाज शरीफ साहब का अगर लाहौर से नहीं जीतते, मनसहरा से जीत जाते हैं? तो इखलाक कानूनी तो ऐसी कोई रुकावट नहीं है, आईनी रुकावट कानूनी आईनी नहीं है। लाहौर आपका गढ़ रहा है ना, अखलाकी तौर पे जो है, अखलाकी तौर पे अगर लाहौर से आपकी अपनी सीट है जहां से आप 85 से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब जीते आ रहे हैं, उस सीट से अगर आते हैं तो फिर तो। अच्छा, बिलावल के क्या चांसेस है? वो लाहौर में जो गए हैं कि क्या वो भुट्टो साहब वाली वो हिस्ट्री रिपीट करना चाहते हैं? क्योंकि भुट्टो साहब ने भी लाहौर से इलेक्शन लड़ा था, कभी लाहौर भुट्टो साहब का गढ़ होता था, तो उनके क्या चांसेस हैं? या कोई उनको एम्बेरसमेंट होगी, वही 8-10-20 हज़ार वोट निकलेंगे, या कोई इस दफ़ा कोई नया करतब, कोई चमत्कार होने के चांसेस हैं? पीपल्स पार्टी इतनी बड़ी, उन्होंने इतना बड़ा जुआ खेला है, लाहौर से कागजात जमा करवाए हैं उसके बिलावल के। मैं कहता 10-20 हज़ार से उनको ज़्यादा वोट निकलेंगे। अगरचे बिलावल साहब वहाँ जीत नहीं सकते, लेकिन वहाँ वोट वो अच्छा खासा वोट ले लेंगे। एक लास्ट बाई इलेक्शन भी हुआ था तो उनके कैंडिडेट ने वहाँ को 30-30 हज़ार वोट ले लिया। अच्छा, मेरा कल टाइम थोड़ा रहेगा, लास्टली कमिंग टू भट्ट साहब वर्सेस जी हनीफ अब्बासी साहब जैसे मैंने कहा वो भी जेल में रहे हैं, वो भी उनके पास भी एक अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है जी पार्टी के लिए। मैंने भी जेलें भुगती हैं, मैंने सजाएं भुगती। इमरान खान साहब के खिलाफ वो सारी पटिशन लेके गए थे, सुप्रीम कोर्ट में लड़े, उनका भी अपने क्रेडिट पे बहुत सारी चीजें हैं पार्टी को दिखाने के लिए। तो दूसरे भट्ट साहब की तो उनसे ज्यादा हमने देखी हुई है। तो आपका अभी भी आपकी भट्ट साहब से बात हुई है कि टिकट पक्के हैं, या 1 लाख पाउंड आपके अकाउंट में आने वाला और हम पार्टी करेंगे यार दोस्त मिलकर? जी बिल्कुल, मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम को वहाँ पे टिकट हनीफ अब्बासी साहब को मिलेगा, नासिर भट्ट साहब को। बात चलें, भट्ट साहब को पक्का रखें 1 करोड़, 1 लाख पाउंड का मतलब 3.5-4 करोड़ रुपए बनेंगे शायद। बस हमारे साथ जरा हिस्सा बांटिएगा, जरा थोड़ा सा मुकरना चाहिएगा। जी ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया तारिक अजीज साहब, आपने बहुत एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमारे साथ शेयर की, बहुत वक्त दिया हमें, और यहाँ पे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।